या फिर कह सकते हैं उनको बर्न कर सकता है, जला सकता है। ये सारा प्रोसेस हुआ है अभी तक स्टमक में। अब आगे के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब फूड आएगा स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये है स्टमक, इस पाइप के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आ जाएगा। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में पॉइंट दिया है, इट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसी में होता है फूड का कंप्लीट डाइजेशन। जैसे ही फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तभी काम होता है लीवर का। लीवर क्या करता है, इट प्रोड्यूस बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट। लीवर दो चीजें प्रोड्यूस करता है, बनाता है, बाइल जूस और बाइल साल्ट। इन दोनों का काम क्या होता है, यहां पर दिया है बाइल जूस के बारे में। सबसे पहले इट मेक्स द फूड अल्कलाइन। जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड है ये इसको अल्कलाइन कर देता है, यानी कि बेसिक में चेंज कर देता है। उसके बाद बाइल सॉल्ट का काम क्या है, ब्रेक द लार्ज फैट ग्यूबुल्स। जो फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको ये छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। इस तरह से होता है, बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं फैट के, ये इन ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ब्रेक कर देता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है इमल्सिफिकेशन। आगे है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या करता है, इट स्टोर बाइल जूस एंड सोल्ट। जो भी लीवर में दोनों चीजें बनी हैं, बाइल जूस और बाइल साल्ट, ये दोनों कहां पर स्टोर होती हैं, गॉल ब्लैडर में। सो जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड एंटर करता है, गॉल ब्लैडर से बाइल जूस और बाइल साल्ट, ये दोनों चीजें फूड के साथ साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करती हैं। और जो फूड होता है, बाइल जूस फूड को एल्कलाइन कर देता है और बाइल साल्ट जो फूड में फैट ग्लूबोल्स होते हैं, ग्लोब्यूल्स होते हैं, उनको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देता है, डिवाइड कर देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड हो गया है अल्कलाइन यानी कि बेसिक। अब काम होता है गाइस पेनक्रियाज का। ये है यहां पर पेनक्रियाज जो कि स्टमक के नीचे आपको दिखाई दे रहा है। पेनक्रियाज दो एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, ट्रिप्सिन और लाइपेज। दोनों का काम क्या है ये देख लेते हैं। ट्रिप्सिन ये सिमिलर साउंड करता है पीछे जो हमने पेप्सिन पढ़ा था उससे। सो दोनों का काम भी एक ही है और दोनों की साउंड भी एक ही है। ट्रिप्सिन पेप्सिन काम भी एक ही है। ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड। ट्रिप्सिन काम करता है, जो प्रोटीन होता है उसको एमिनो एसिड में चेंज करता है। बिल्कुल यही काम पीछे वाले पेज पर पेप्सिन कर रहा था स्टमक के अंदर, ट्रिप्सिन इसे करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। पेंक्रियाज में जो दोनों एंजाइम्स बनते हैं वो उनको भेज देता है स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड के साथ साथ। सो यहां पर ट्रिप्सिन आकर जो भी प्रोटीन है उसको एमिनो एसिड में चेंज कर देता है। सेकंड है लाइपेज। लाइपेज का काम क्या होता है, इट ब्रेक डाउन इमल्सिफाइड फैट। जो भी फैट यहां पर इमल्सिफाई किया था बाइल सोल्ट ने, उस फैट को लाइपेज ब्रेक कर देता है। किसमें ब्रेक करता है, जो भी फैट होता है उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। ये यहां पर एक पॉइंट और बता देता हूं, जो ट्रिप्सिन एंजाइम है ये वर्क करता है सिर्फ बेसिक मीडियम में। सो बाइल जो स्मॉल इंटेस्टाइन को अल्कलाइन यानी कि बेसिक करता है, उसके बाद ही ये ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में चेंज करता है। सो ये सारा प्रोसेस होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब आगे क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही, उसको समझने के लिए चलते हैं आगे वाले पेज पर। माउथ में स्टार्च हो जाता है शुगर में चेंज या फिर कहें ग्लूकोज में। किसकी वजह से, सलाइवरी एमिलेज एंजाइम की वजह से। इसके बाद जो फैट होता है वो चेंज हो जाता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये होता है चेंज लाइपेज एंजाइम की वजह से। उसके बाद प्रोटीन चेंज हो जाता है एमिनो एसिड में। कुछ प्रोटीन स्टमक में चेंज हो जाता है पेप्सिन की वजह से, पेप्सिन एंजाइम की वजह से। और बचा हुआ प्रोटीन स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन से एमिनो एसिड में चेंज हो जाता है ट्रिप्सिन की वजह से, ट्रिप्सिन एंजाइम की वजह से। अब जो ये वाला फूड है ये जाएगा बॉडी के सभी सेल्स तक। कैसे जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही ये प्रोसेस होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में होती हैं गाइज विली। विली क्या होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इनसाइड स्मॉल इंटेस्टाइन। दीज इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। विली आर सप्लाइड द फूड टू ब्लड वेसल्स, देन द ब्लड वेसल्स टेक द फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर की तरह प्रोजेक्शंस होती हैं, उन्हीं को कहा जाता है विली। सपोज कीजिए ये एक स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके अंदर इस टाइप में फिंगर की तरह प्रोजेक्शंस होते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्शंस होते हैं, इन्हीं को कहा जाता है विली। इन विलीज की वजह से सरफेस एरिया जो है एब्जॉर्प्शन का वो बढ़ जाता है। विलीज फूड को एब्जॉर्ब करती हैं और उसे सप्लाई कर देती हैं ब्लड वेसल्स को। ब्लड में ये फूड को
ट्रांसफर कर देती हैं। उसके बाद ब्लड फूड को बॉडी के सभी सेल्स तक पहुंचा देता है। बात आती है जो हमने फूड लिया था, क्या उस फूड का हम 100% डाइजेशन कर लेते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हम उसका कुछ पार्ट डाइजेस्ट कर लेते हैं और कुछ पार्ट वेस्ट बचता है। तो जो वेस्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में बचा उसका क्या होता है? वो वेस्ट पार्ट आता है गाइस स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में। सो इसमें दिया है द अनअब्सॉर्ब्ड फूड सेंट टू लॉन्ग इंटेस्टाइन वेयर इट्स वॉल्स एब्सॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल एंड रेस्ट ऑफ द मटेरियल रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया एनस। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये वाला फूड एब्सॉर्ब हो जाता है विलीज के थ्रू। अब जो वेस्ट मटेरियल बचा वो आ जाता है गाइज लार्ज इंटेस्टाइन में, इस वाले इंटेस्टाइन में। जो भी वेस्ट मटेरियल लार्ज इंटेस्टाइन में आया है, लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स उसमें से वाटर एब्सॉर्ब कर लेती हैं और जो भी बचा हुआ मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, वो बॉडी से बाहर निकल जाता है वाया एनस, एनस के थ्रू। सो इस तरह से होता है ह्यूमंस में फूड का प्रोसेस या फिर कहें न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। किसी भी ऑर्गेनिज्म को अलाइव या फिर सरवाइव करने के लिए टोटल 4 लाइफ प्रोसेस करने होते हैं। इसमें से हमने न्यूट्रिशन को कंप्लीट पढ़ लिया है। न्यूट्रिशन में हमने इसके सभी टाइप्स को देखा, उसके बाद न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा और उसके बाद पढ़ा न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। अब आते हैं सेकेंड लाइफ प्रोसेस जो है रेस्पिरेशन। आगे वाले पेज से इसे स्टार्ट करते हैं। आते हैं गाइज रेस्पिरेशन पर। रेस्पिरेशन क्या होता है? आप कहोगे सांस लेना, लेकिन रेस्पिरेशन में सिर्फ सांस लेना यानी कि ब्रीथिंग ही शामिल नहीं होता है। समझ लेते हैं इसे। द प्रोसेस इन विच द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी बाय कंबाइनिंग ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इट इन्वॉल्व ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन और ग्लूकोज यानी कि फूड ऑर्गेनिज्म के सेल्स के लिए एनर्जी बनाते हैं। एनर्जी का प्रोडक्शन होता है इन दोनों की एडिशन से, और इसमें ब्रीथिंग यानी कि सांस लेना भी शामिल होता है। अगर हम सांस लेंगे तभी हमारी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंच पाएगी। आगे दिया है देयर आर 2 टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के 2 टाइप होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। दोनों को समझ लेते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे इन दोनों के नेक्स्ट पेज पर। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। वो प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस यानी कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में एनर्जी का प्रोडक्शन किया जा रहा है, एनर्जी बनाई जा रही है, उसी को कहा जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द एब्सेंस और लैक ऑफ ऑक्सीजन। एनर्जी का प्रोडक्शन या तो विदाउट ऑक्सीजन हो या फिर ऑक्सीजन की कमी में हो, उसको कहा जाएगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब इन दोनों के एग्जांपल्स को समझते हैं गाइज नेक्स्ट पेज पर। सो यहां पर है ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये होता है गाइज फूड। फूड जब सेल के अंदर जाता है, सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म। सो ये फूड साइटोप्लाज्म में जाने पर चेंज हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है पाइरूवेट और एनर्जी में। अब आप कहोगे पाइरूवेट क्या होता है? सिंपली हम इसे लिख सकते हैं C3H4O3। ये फॉर्मूला होता है गाइज पाइरूवेट का। सो पाइरूवेट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये ब्रेक डाउन हो जाता है एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में। यहां पर एथेनॉल क्या होगा? एथेनॉल हो जाएगा हमारा सिंपली C2H5OH। ये फॉर्मूला होता है एथेनॉल का। सो सिंपली पाइरूवेट ऑक्सीजन की एब्सेंस में एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। अब इसका एग्जाम्पल भी देना होगा हमें। सो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यीस्ट। इसे हिंदी में कहा जाता है खमीर। यीस्ट होता क्या है? ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है फंगस फैमिली से। इसका यूज किया जाता है ब्रेड या फिर केक बनाने के लिए। केक इतना फ्लफी क्यों होता है? बिकॉज ऑफ यीस्ट। जब यीस्ट का फर्मेंटेशन किया जाता है, जब इसे पकाया जाता है, तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के कारण जो एयर बबल्स होते हैं, उन्हीं की वजह से केक या फिर ब्रेड फ्लफी होता है, इतना सॉफ्ट होता है। सो ये एग्जांपल हो गया एनएरोबिक रेस्पिरेशन का एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। आते हैं सेकंड पॉइंट पर। पाइरूवेट लैक ऑफ ऑक्सीजन में अगर ऑक्सीजन की कमी है तो जो पाइरूवेट है ये लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इन दोनों में ये ब्रेक डाउन हो जाता है। लैक्टिक एसिड क्या होता है? लैक्टिक एसिड का यहां पर फॉर्मूला लिख देता हूं। ये होगा C3H6
और O3। ये होता है लैक्टिक एसिड, यहाँ पर कार्बन के 3 मॉलिक्यूल होते हैं। अब बात आती है लैक ऑफ ऑक्सीजन इस वाले पार्ट के एग्जाम्पल की। सो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मसल सेल्स। हमारी मसल सेल्स में ये प्रोसेस होता है जब हमारी मसल सेल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो पाइरुवेट जो है वो लैक्टिक एसिड और एनर्जी में चेंज होता है, और इस प्रोसेस की वजह से हमारी मसल्स में क्रैम्प्स होते हैं। इसको और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। हम कोई हार्ड वर्क करते हैं, मसल्स का उसमें बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, तो हमारी सांस जो है, हमारी जो ब्रीथिंग है वो तेज होने लग जाती है। हम जल्दी जल्दी इनहेल करने लग जाते हैं, जल्दी जल्दी एक्सहेल करने लग जाते हैं। यानी हमारी मसल्स तक ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंच पाती। जितनी क्वांटिटी में हमारी मसल्स को ऑक्सीजन चाहिए है उतनी क्वांटिटी में नहीं पहुंच पाती, ऑक्सीजन की कमी होती है। तो इस कंडीशन में पाइरुवेट जो है वो लैक्टिक एसिड और एनर्जी में चेंज हो जाता है। लैक्टिक एसिड की वजह से हमारी मसल्स में पेन होता है, क्रैम्प्स होते हैं। ये आप खुद नोटिस कर सकते हैं। जब हम कोई हार्ड वर्क कर रहे होते हैं या फिर दौड़ रहे होते हैं तो हमारी मसल्स पेन करने लग जाती है। वो क्यों होता है? क्योंकि पाइरुवेट जो है वो लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है, और लैक्टिक एसिड की वजह से ही हमारी बॉडी में जो मसल सेल्स हैं उनमें पेन होता है या फिर कहें क्रैम्प्स होते हैं हमारी मसल्स में। अब आते हैं पाइरुवेट। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में चेंज हो जाता है। ये वाला प्रोसेस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनल के अंदर होता है। सो सिंपली ये हो गए हमारे दो एनएरोबिक रेस्पिरेशन, और एक एग्जांपल हो गया यहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन का। अब गाइज नेक्स्ट पेज पर देखेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन से पहले एक पॉइंट और देखना हमें जो कि इंपॉर्टेंट है। सो सिंपली पीछे वाले पेज पर हमने पढ़ा था ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पाइरुवेट और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। पाइरुवेट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनाते हैं। ये सारा प्रोसेस किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। सो इसी से रिलेटेड हमें एक पॉइंट दिया है, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू सिंथेसाइज मॉलिक्यूल कॉल्ड ATP। इस सेलुलर रेस्पिरेशन, जो ये रेस्पिरेशन सेल के अंदर होता है, इसमें जो भी एनर्जी रिलीज होती है, जो भी एनर्जी बनती है, वो सिंथेसाइज हो जाती है ATP मॉलिक्यूल में। यानी सिंपली एनर्जी ATP की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और ATP क्या होता है? ATP की फुल फॉर्म होगी एंडिनोसिन ट्रीफॉस्फेट। इसी को कहा जाता है एनर्जी करेंसी ऑफ लाइफ। और ATP इसका भी एक केमिकल फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला आपको वैसे ही बता देता हूं, एग्जाम में नहीं आएगा। फॉर्मूला हो जाएगा गाइस C10H16H5, इसके बाद O13 एंड P3। यहां पर फॉस्फोरस के 3 मॉलिक्यूल होते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, फॉस्फोरस कितनी है? 3। ये होता है ATP का फॉर्मूला। एग्जाम में नहीं आएगा, ये याद करने की जरूरत नहीं है, कैजुअली मैंने बता दिया आपको। हमारे लिए ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जो भी एनर्जी होती है वो ATP की फॉर्म में होती है हमारे बॉडी के सभी सेल्स के अंदर। यही होती है हमारी सभी सेल्स की एनर्जी। इसी ATP को कहा जाता है एनर्जी करेंसी ऑफ लाइफ। सो ये हो जाता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, या फिर कहें रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। फाइनली ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यहां पर इसका डायग्राम भी है राइट साइड में। पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद डायग्राम पे आएंगे। सो यहां पर दिया है ऑक्सीजन रिच एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नोज। द एयर इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर्स प्रेजेंट इन नोज। फ्रॉम नोज द एयर पासिस थ्रू द थ्रोट टू लंग्स। ऑक्सीजन रिच एयर यानी ऐसी एयर जिसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, उसको हम अपने नोज यानी कि नाक से टेक करते हैं, बॉडी के अंदर लेते हैं। नोज के अंदर फाइन हेयर्स यानी कि बारीक बाल होते हैं जो उस एयर को फिल्टर करते हैं। जो भी डस्ट पार्टिकल्स होता है उनको वो नोज में ही रोक लेते हैं, हमारे अंदर जाती है बिल्कुल प्योर एयर। इसके बाद नोज से एयर पास करती है, एयर जाती है थ्रोट से होती हुई पहुंच जाती है लंग्स तक। बिल्कुल सिंपल सा ये प्रोसेस है, इसे डायग्राम से भी समझ लेते हैं। सो ये है नोज। नोज से हम एयर इनटेक करते हैं, वो फिल्टर होती है नेसल कैविटी में। उसके बाद वो जाती है फेरिंग्स में जाती है। फेरिंग्स क्या होता है आप देख सकते हो, ये है माउथ, ये है नोज। नोज और माउथ का जो कॉमन एरिया होता है, दोनों का ये कॉमन एरिया होता है, उसी को कहते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स में जाती है एयर, उसके बाद इससे नीचे जाती है गाइस लैरिंग्स में,
लैरिंग्स होता है हमारा वॉइस बॉक्स जहां से हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं। लैरिंग्स के बाद एयर पहुंचती है ट्रैकिया में। ये वाली जो पाइप है ये है ट्रैकिया। ट्रैकिया कार्टिलेज की बनी होती है। ट्रैकिया आगे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है जिन्हें कहते हैं ब्रोंकी। ये वाला पार्ट ब्रोंकी और इधर वाला ये वाला पार्ट भी हो गया ब्रोंकी। ये हमारे दोनों लंग्स यानी कि फेफड़े। ब्रोंकीज आगे फर्दर डिवाइड हो जाती हैं बहुत सारी ब्रांचेस में जिन्हें कहा जाता है ब्रोंक्यूल्स। और हर एक ब्रोंक्यूल्स के लास्ट में होती है गाइज एल्वियोलाई, जो एक बलून जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है। सो यहाँ पर हमें दिया है इन लंग्स। लंग्स के अंदर क्या होता है? द एयर पैसेज डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स एंड फाइनली रीच इन एल्वियोलाई। ट्रैकिया से एयर पैसेज दो ब्रोंकीज में डिवाइड हो जाता है, उसके बाद ब्रोंकीज से फर्दर ये ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है और पहुंच जाता है फाइनली एल्वियोलाई में। ये बलून जैसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसी को कहा जाता है एल्वियोलाई। ये किससे कनेक्ट होती हैं? ब्रोंक्यूल से। इनसे एयर इनमें आती है। सो एल्वियोलाई से रिलेटेड हमें दिया है इट इज अ बलून लाइक स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड अ सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। द वॉल्स ऑफ द एल्वियोलाई कनेक्ट विद द ब्लड वेसल्स। एल्वियोलाई बलून यानी कि गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर होता है जो सरफेस प्रोवाइड करता है गैसेज के एक्सचेंज में। इसी में गैसेज का एक्सचेंज होता है। जो एल्वियोलाई की वॉल्स हैं इनसे कनेक्ट होती हैं ब्लड वेसल्स। इसके बाहर की ओर से कनेक्ट होती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कनेक्ट है ब्लड वेसल से। अब इसको और डिटेल में पढ़ लेते हैं आगे वाले पेज पर। सो ये है एल्वियोलाई। ये कनेक्ट है इन ब्रोंक्यूल से जिनसे इनमें ऑक्सीजन रिच एयर आती है। और इसी के साथ जो एल्वियोलाई है ये कनेक्ट होती है, इनका सरफेस कनेक्ट होता है ब्लड वेसल्स से। सो यहां पर दिया है देन ऑक्सीजन डिसॉल्व इन हेमोग्लोबिन फ्रॉम एल्वियोलाई एंड कैरिड फ्रॉम लंग्स टू सेल इन ऑल बॉडी पार्ट्स। ब्रोंक्यूल से ऑक्सीजन इनमें पहुंच जाती है। ये कनेक्ट होती हैं ब्लड वेसल्स से। ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं ये ब्लड वेसल्स और एब्जॉर्ब करने के बाद सभी बॉडी पार्ट्स में जो भी सेल्स हैं उन सभी सेल्स तक ये ब्लड वेसल्स उस ऑक्सीजन को पहुंचा देती हैं, डिलीवर कर देती हैं। इसके अलावा क्या काम होता है यहाँ पर? द ब्लड ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स रिलीज इनटू एल्वियोलाई। जो ब्लड वेसल्स हैं वो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एयर लेके आती हैं सेल्स से। सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड लेके वो इन एल्वियोलाई में ड्रॉप कर देती हैं। उसके बाद एल्वियोलाई से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल से ब्रोंकी, उसके बाद हमारे थ्रोट से होती हुई नोज से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। सो यहाँ पर ऑक्सीजन इन ब्लड वेसल्स द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है और जो ब्लड वेसल्स कार्बन डाइऑक्साइड लेके आती हैं वो इसमें ड्रॉप कर दी जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो ब्लड वेसल्स हैं इनमें ऑक्सीजन को कैरी कौन करता है? कैरी करता है गाइज हेमोग्लोबिन, जो कि रेड ब्लड सेल्स होते हैं। ये हेमोग्लोबिन इसमें से ऑक्सीजन कैरी करता है, एब्जॉर्ब करता है और उसे सभी बॉडी पार्ट्स में जितने भी सेल्स हैं उन सभी सेल्स तक ये ऑक्सीजन को पहुंचा देता है, डिलीवर कर देता है। सो इसी के साथ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन ये वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट पेज पर देखेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में रेस्पिरेशन किस तरह से होता है।